हेलो साथियों, मैं आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास या साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला लेसन है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो मैंने अपने यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान बनाए थे। ठीक है, जो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आइए पहले पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारतीय आर्य भाषा। पहले क्या आएगा? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें प्राचीन आर्य भाषा जो है इसको हमने 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और इसमें संस्कृत आती है। संस्कृत से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और मध्यकालीन भाषा को बांटा है हमने 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और इसमें 3 भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बटी हुई है, एक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हमने 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व और प्राकृत से 1 ईसा पूर्व से 500, और अपभ्रंश को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर हमारी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये हमने 1000 ईसा पूर्व से अब तक यानी हिंदी भाषा आती है। इसके अंतर्गत पाली भाषा। पाली जो है हमारी प्रथम देश भाषा है। पाली क्या है? हमारी प्रथम देश भाषा है। और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे हुए हैं। ठीक है, जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक भी पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये साधारण बोलचाल की भाषा में है। अभिधम पिटक धर्म की रक्षा हेतु होता है। विनय पिटक विनय के उपदेश के कारण होता है। देखो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 जो बौद्ध ग्रंथ है वो लिखे हुए। इसमें एक सुत्त पिटक, एक अभिधम पिटक है, एक विनय पिटक है। सुत्त पिटक में क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा होती है उसमें। ठीक है, अभिधम पिटक में ये देखो धम लिखा हुआ ना, धर्म की रक्षा हेतु। विनय पिटक में विनय के उपदेश है। ठीक है, जो विनय भाव से किया जाते हैं वो इसमें क्या है? उपदेश है। और प्राकृत। ठीक है, फिर दूसरी भाषा हमारी प्राकृत। ठीक है, ये प्राकृत भाषा है। पहले हमने पाली पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ी हमने? पाली। देखो पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किससे हुआ? भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाषा? 3 नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 3 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत भाषा से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत निकली है। ठीक है, उसके बाद हमारी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं निकली है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व से, और प्राकृत 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक यानी कि हिंदी आर्य भाषा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है पाली। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम देश भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। त्रिपिटक के अंदर आते हैं सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या साधारण बोलचाल की भाषा होती है, और अभिधम पिटक में धर्म की रक्षा हेतु, और विनय पिटक में विनय के उपदेश होते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत का पानी किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को। ठीक है, और प्राकृत में ही हमारे क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य। जितने भी हमारे जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। ठीक है, और इसके
5 भेद होते हैं। प्राकृत भाषा जो है इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सुरसैनी, नंबर 2 अर्धमागधी, नंबर 3 मागधी, पैसाची और महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्र जो पाली है, प्राकृत है, सॉरी, प्राकृत का पाणी किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। ठीक है, प्राकृत में क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य। प्राकृत को हमने, प्राकृत के कितने भेद? 5, सुरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची और महाराष्ट्री। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का देखो भाई, ये है थोड़ा समझने वाली बात और थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि जो अपभ्रंश है वो भारतीय भाषाओं का विकास, लगा लो, हमारा भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला अपभ्रंश में आती है भाई टोटल हमारी 7 भाषाएं। ठीक है, नंबर 1 कौन सी है? सुरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, सुरसैनी अपभ्रंश के अंदर है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हरियाणवी, दिल्ली, ब्रज, खड़ी बोली, मेरठ और बिजनौर, इसके क्षेत्र आते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर। और अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और हम इसको याद करते हैं ट्रिक से ABC। ABC का मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आती है? अर्धमागधी में। ठीक है, और मागधी में आती है बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया। ठीक है, कौन कौन सी मागधी में? बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया। खस में आती है पहाड़ी, पहाड़ी के अंदर आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, देहरादूनी, नैनीताल। ठीक है, ब्राचड़ में कौन सी आती है? सिंधी। पैसाची में आती है लहंदा और पंजाबी। ये हाल फिलहाल ही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पैसाची की भाषा, लहंदा की भाषा वो अपभ्रंश कौन सा है? तो पैसाची से निकला हुआ है। महाराष्ट्री, मराठी। ठीक है, महाराष्ट्र से मराठी बिल्कुल आसान है। एक बार और देखते हैं अपभ्रंश। ठीक है, भारतीय भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ? अपभ्रंश का देखो, सुरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, इससे निकली है पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी से लिख रही है पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। खस से लिख रही है पहाड़ी, पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, देहरादून, नैनीताल। ब्राचड़ से सिंधी, और पैसाची से निकली है पंजाबी और लहंदा। ये भाई सॉरी पंजाब लिख रहा, पंजाबी आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी आएगा। और महाराष्ट्री से निकली है मराठी। ठीक है, अब देखो पश्चिमी हिंदी की बोलियां। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी में आ गए हम। पश्चिमी हिंदी मैंने ऊपर बताया था आपको, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी हरियाणवी, दिल्ली के क्षेत्र आते हैं, ब्रज आती है, खड़ी बोली आती है, मेरठ आता है और बिजनौर आता है। ठीक है, इसके बाद है राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढानी। ठीक है, अब देखो बिहारी, गुजराती में नहीं आती, बस गुजराती है, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, ये मैं जितने भी आपको करवा रही हूँ इसमें से ये लगा लो, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, और इनके अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लो। ठीक है, उसी में चाहे PGT का दे लो, चाहे नेट का दे लो, चाहे टेट का दे लो। ठीक है, चाहे PRT का दे लो, साहित्य हर भाषा में आता है, हर लैंग्वेज में। ठीक है, आगे है गुजराती। ठीक है, ये तो हो गया है। अब है किन किन विद्वानों ने, ठीक है, कौन कौन सी भाषा को क्या नाम दिया है? तो भाई देखो, विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है। ठीक है, जो विद्वान हैं उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा है? संधिकालीन भाषा कहा है। अब अभीरी भाषा किसने कहा है? डंडी ने। ठीक है, किसको कहा आपको पता है? नहीं, पश्चिमी हिंदी को, अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है।
ठीक है। आभरी भाषा दंडी ने कहा है। अण अण भाषा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। ग्राम भाषा हेमचंद्र ने कहा है। ठीक है। और अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है। जो अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग वल्लभी के राजाधार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता। ये अभी भी क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को याद नहीं है कौन से पेपर में था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, तो वल्लभी के राजाधार सिंह द्वितीय के शिलालेख में हुआ है। ठीक है। आगे है अवहट। ठीक है। अवहट भाषा आगे। अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है। देखो अवहट भाषा है। अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट। आपको ही पता होगा इस बात का, कितने पेपरों में आता है, कितने पेपरों में। और मैं डायरेक्ट आपको ये लगा लूँ, मैं पेपरों से क्वेश्चन उठा के पढ़ा रही हूँ, बस यही लगा लो आप। ठीक है। आगे है। अब ये देखो हिंदी बेल्ट के अंतर्गत हमारे 10 राज्य आते हैं। हिंदी बेल्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 10। उसमें दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, ये हमारे आते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। अब देवनागरी लिपि का विकास एवं मानवीकरण। ठीक है। ठीक है। कैसे हुआ था देवनागरी लिपि का विकास और मानवीकरण? ठीक है। अब देखो लिपि हमारी कैसे बनी? लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है। ब्राह्मी से दक्षिणी शैली, ब्राह्मी से दक्षिण शैली, तमिल और तेलुगु। खरोष्टी से उत्तर शैली। ठीक है। उत्तर शैली गुप्त लिपि। फिर गुप्त लिपि 5वीं 6वीं शताब्दी में थी। कुटिल लिपि 6वीं 7वीं में थी। और इससे हमारे ठीक है। और इससे कुटिल लिपि से ही निकली है अर्धनागरी, पूर्वनागरी, नंदी नागरी। ठीक है। और सामान्य नागरी। ठीक है। अर्धनागरी से पश्चिमी, पूर्वनागरी से पूर्वी, नंदी नागरी से दक्षिण और सामान्य नागरी से उत्तर, यानी देवनागरी लिपि का विकास होता है। ठीक है। और एक और रह गया इसके अंदर। और खरोष्टी लिपि है, अशोक के शिलालेख में इसके लिपि के साक्ष्य मिलते। जो खरोष्टी लिपि है ना, उसके साक्ष्य हमारे अशोक के शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना ये बात। खरोष्टी अशोक के शिलालेख में इसके लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इसके खरोष्टी लिपि के किस में मिले? अशोक के शिलालेख में मिले हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप सभी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट करना, मैं उसी चीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। धन्यवाद।